बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग का विषय राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से जुड़ा हुआ है। स्पेशल एड्रेस जो गवर्नर का होता है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आज का विषय वस्तु क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, फिर हम लोग अनुच्छेद 87 और अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 175 और पंडित नेहरू, केटी शाह, भीमराव अंबेडकर तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय इसके बारे में क्या मत रखता है उसको भी जानेंगे। और फिर केंद्र और विपक्षी दल नेतृत्व सरकार के बीच में जो तनातनी जारी है इसको भी सीखेंगे और इस वीडियो के अंत में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब और ये वहाँ के गवर्नर हैं RN रवि साहब। इन दोनों के बीच में कुछ माहौल ठीक चल नहीं रहा है। चल क्यों नहीं रहा है? हालांकि समस्या तो बहुत पुरानी है, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है आइए उसको जान लेते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए मूल अभिभाषण से कुछ अंश को छोड़ दिया, जिसने एक बड़े विवाद को जन्म दिया है। जब अभिभाषण पढ़ रहे थे रवि साहब, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज के कुछ अंश को उन्होंने छोड़ दिया और इससे एक बड़ा विवाद जन्म हो गया है। आइए देखते हैं वह विवाद क्या है। साथियों, पहले समझ लेते हैं मूल बातों को। देखिए, जो राज्यपाल है या राष्ट्रपति है वह साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में अभिभाषण देते हैं और वह अभिभाषण तैयार किया जाता है राज्य सरकार द्वारा अगर राज्य की बात है, और अगर केंद्र की बात है तो वह केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति का काम केवल उसको पढ़ना होता है, जो जितना दिया गया है उतना आपको पढ़ना है। यह संवैधानिक परंपरा थी, लेकिन रवि साहब ने यह संवैधानिक परंपरा को तोड़ दिया। कुछ अंश को उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। वह अंश भीमराव अंबेडकर और पेरियार से जुड़े थे। उनके व्यक्तिगत मत इससे मेल नहीं खाते होंगे, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन संवैधानिक परंपरा टूट गई है और संवैधानिक परंपरा टूट गई है तो इसको पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में लिखे शब्दों के समान ही महत्व संवैधानिक परंपराओं का भी है। जो नहीं लिखा है वो भी उतना ही महत्व रखते हैं जो हमारे संविधान के शुरू होने से पहले चले आ रहे हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग और अनुच्छेद 87 और अनुच्छेद 176 को जानते हैं। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से जुड़ा हुआ है और 176 अनुच्छेद वह राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, ध्यान रखिएगा, जनरल इलेक्शन, एक बार जनरल इलेक्शन और दूसरी बार जो प्रत्येक वर्ष होगा, प्रत्येक वर्ष, ये दो स्थितियों का यहाँ जिक्र किया गया है। एक तो किया गया है, देखें यहाँ पर कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, ये वाला साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रत्येक सत्र, साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण भी बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो स्थितियों में किया जाता है विशेष अभिभाषण। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, और दोनों सदनों को एक साथ। और ऐसा ही कौन करेगा? तो राज्यपाल भी करेगा, साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर किसी किसी राज्य में विधान परिषद है तो किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ नहीं है वहाँ विधानसभा को संबोधित करेगा और जहाँ विधान परिषद है तो वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिला के संबोधित करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अनुच्छेद संख्या है
जो विशेष अभिभाषण से जुड़ा हुआ है स्पेशल एड्रेस। और इसका हम लोगों ने परंपरा सीखा कि जो भी सरकार है वो तैयार करती है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, उसको जाकर केवल सदन में पढ़ना होता है, और ऐसा रवि साहब ने नहीं किया। तो इसको आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा, किन किन परिस्थितियों में विशेष अभिभाषण होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि संविधान में सामान्य अभिभाषण की भी व्यवस्था है। अगर हम लोग एक पीछे अनुच्छेद आए 86 में, तो वहां हम लोग को पता चलेगा कि सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, जो दूसरा वाला होगा 86 अनुच्छेद का जो प्रावधान दूसरा होगा, उसमें संदेश भेजने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। तो ये सामान्य अभिभाषण है, किसी एक सदन में या तो दोनों सदन में। ध्यान रखिएगा इसको। और यही ठीक स्थिति राज्यपाल के लिए भी होगी, वो भी सामान्य अभिभाषण कर सकेगा या तो एक सदन में या तो दोनों सदन में मिलाकर। और ये जो संदेश भेजने का अधिकार देख रहे हैं, यहाँ क्लॉज 2 है, उसमें संदेश भेजने का अधिकार लिखा हुआ है। तो हमारे संविधान में 2 अभिभाषण का उल्लेख है, एक तो सामान्य अभिभाषण का और एक विशेष अभिभाषण का। जो विशेष अभिभाषण है वो संविधान का अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के लिए है और 176 में राज्यपाल के लिए है। और जो सामान्य अभिभाषण है उसका उल्लेख संविधान में राज्यपाल के लिए 175 में है और राष्ट्रपति के लिए 86 में है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पंडित नेहरू, केटी शाह, भीमराव अंबेडकर तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय का पक्ष क्या था। जवाहरलाल नेहरू ने 22 फरवरी 1960 को लोकसभा में बोलते हुए कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के नीति के अलावा और कुछ नहीं है। साथियों, जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा, यह संवैधानिक परंपरा बनी हुई है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर विशेष अभिभाषण में देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन उस दस्तावेज को तैयार करेगा, उस अभिभाषण को कौन लिखेगा, और बस यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति देंगे, यहाँ राज्यपाल देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वह मंत्री परिषद के सहायता और सलाह से कार्य करता है, और जो राज्यपाल है वो भी राज्य के मंत्री परिषद के सहायता और सलाह से कार्य करता है। तो यहाँ जो राष्ट्रपति अभिभाषण देगा उसको तैयार कौन करेगा, तो सरकार ही तो करेगी, क्योंकि उसी की तो सहायता और सलाह से कार्य कर रहा है। यह संविधान में नहीं लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। लेकिन एक परंपरा बनी कि जो भी राज्यपाल या राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे सदन में, उसको मंत्री परिषद ही तैयार करेगी। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा होती है तो उस अभिभाषण के लिए जिम्मेदार राष्ट्रपति या राज्यपाल को नहीं ठहराया जाता है, उसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया जाता है। और अभिभाषण के विषय क्या होते हैं, सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं, सरकार के कानून, सरकार का दृष्टिकोण। तो जब जिम्मेदार राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं है तो उन्हें कोई भी कार्य स्वविवेक से नहीं करना चाहिए था, या ऐसा परंपरा के अनुसार लेकिन किया गया, उसीलिए हम लोग यहाँ इसको पढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ता हूं मैं, तो नेहरू जी ने भी बात यहाँ वही कही है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति के अलावा और कुछ नहीं है। अभिभाषण अगर आप सुनेंगे राज्यपाल या राष्ट्रपति का, तो उसमें केवल सरकार की नीतियों, योजनाओं, कानूनों का ही उल्लेख रहता है। प्रोफेसर केटी शाह ने राष्ट्रपति को विवेकाधिकार देते हुए अनुच्छेद 87 में संशोधन का प्रस्ताव दिया। केटी शाह का मानना था कि अनुच्छेद 87 जिसमें विशेष अभिभाषण की जिक्र है, उसमें संशोधन कर सकते हैं। जब बोलते वक्त वो चाहे तो अपने मन से भी कुछ बोल सकते हैं, अपने लिए भी कुछ तैयार कर सकते हैं, ऐसा मानना था किसका, तो केटी शाह का। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने उनका विरोध किया और उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 86 में पहले से ही व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति सदन को संबोधित कर सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं अपने द्वारा तैयार किए गए। लेकिन
अगर अनुच्छेद 87 या अनुच्छेद 176 है तो उसमें राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज में लिखे शब्दों को ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने विवेक से बोलने के लिए पृथक व्यवस्था अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 175 में पहले से है। तो भीमराव अंबेडकर सहमत नहीं थे केटी शाह से और यही आगे भी बढ़ा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्या कहा है? सैयद अब्दुल मंसूर हबीबुल्लाह बनाम अध्यक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा 1966 में उन्होंने क्या कहा था? विशेष अभिभाषण से संबंधित एक निष्क्रिय औपचारिकता नहीं है। उन्होंने बोला ये जो अभिभाषण है ये केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सक्रिय है, ये निष्क्रिय नहीं है। इससे सदन को पता चलता है कि सरकार क्या क्या कर रही है, सरकार की जवाबदेहिता तय होती है। इससे वही कहना चाह रहा है। कार्यकारी नीतियों और विधायी कार्यक्रमों के बारे में सूचित रखता है। इसे सदन को पता चलता है भाषण के जरिए कि सरकार कौन सी नीति को प्रोत्साहित कर रही है, किस प्रकार की योजनाओं की तरफ बढ़ रही है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है। इसीलिए यह कोई निष्क्रिय औपचारिकता नहीं है बल्कि सक्रिय है। संबोधन न देने से विधायी बहस और बजटीय आलोचना बाधित होती है। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल का अभिभाषण न हो तो चर्चा में भी आगे इसका प्रभाव आएगा। उसी की बात यहाँ कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कही थी। तो ध्यान रखेंगे आप इन सभी बातों को। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। और साथियों, अभी कुछ ही हाल के कुछ वर्षों में केंद्र और उन राज्यों में जहां केंद्र से विलग कोई सरकार है और केंद्र वर्सेस विपक्षी दल नेतृत्व सरकार, इनके बीच में तनातनी देखी जा रही है। राज्यपाल का जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सहायता एवं सलाह से कार्य करता है। और ऐसा कई मामले सामने आए हैं जिसमें राज्यपाल जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वहां की जो सरकार है जिसको जनता ने चुना है, दोनों के बीच में तनातनी देखने को बहुत ज्यादा मिली है। देखते हैं केरल राज्य विश्वविद्यालय के वाइस चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर विवाद। आप सभी जानते हैं मोहम्मद आरिफ और वहां के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के बीच कितना विवाद बढ़ चुका था। जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उसके कुलपति तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो वहां का उप कुल अधिपति होता है, वाइस चेयरमैन होता है, उसकी नियुक्ति कुलपति करते हैं, लेकिन एक समिति बैठाई जाती है। तो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ और राज्यपाल ने कई जो वाइस चेयरमैन की नियुक्ति को खारिज कर दिया था। आगे देखते हैं, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक का शिथिलीकरण कर दिया जाता है। जो राज्यपाल होते हैं न तो विधेयक पर साइन करते हैं, ना ही उसको वापस करते हैं, ना ही उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं, केवल अपने पास उसको रखे रहते हैं। तो यह भी मामला सामने आया है। यह अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है और तमिलनाडु में नीट विधेयक के लिए ही हुआ है। अभिभाषण विवाद, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो आर.एन. रवि महोदय ने बीच के कुछ अंश को छोड़ दिया। कार्यपालिका के विषय पर सवाल जवाब, कार्यपालिका के मामलों में दखल अंदाजी हो रही है राज्यपालों की। तो ये कुछ विवाद रहे हैं और ये विवाद किनके बीच में रहे हैं? तो केंद्र सरकार और उन राज्यों के बीच में जहां की जो सरकार थी वो केंद्र सरकार में स्थापित दल से अलग थी। तो साथियों, आप इस सभी तथ्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कई दलों का मानना है कि हमें संघवाद के सिद्धांत पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। राज्यपाल की भूमिका पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। अगर राज्यपाल कार्यपालिका के कार्यों में दखल अंदाजी कर रहा है तो यह समानांतर सरकार को बढ़ावा देता है। कल्पना करिए कि एक राज्य में जनता द्वारा चुना गया जो राज्य सरकार है वो भी प्रशासन कर रहा है और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए राज्यपाल को भी सरकार चलाने के लिए अगर कहता है, दखल अंदाजी की बात करता है, तो यह सही नहीं है। एक जगह दो सरकारें नहीं चल सकती हैं, इससे स्थिति बहुत ही कठिन हो सकती है। तो यहाँ हमें समझना होगा कि जो राज्यपाल की भूमिका किस तरीके से स्थापित की जाए कि यह जो विवाद है आगे जाकर सामने न आए।